पता चलेगा कि ये कोविड वाले सिम्टम्स हैं और ये नॉर्मल वाले सिम्टम्स हैं? डिफरेंस कैसे करेंगे इसे? तो जो जितने भी वेरिएशन है बेसिकली जेनेटिक एरर के कारण है। कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, क्या उनमें भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड जुड़ा हुआ वायरस है। जो ऑलरेडी पहले से ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, और वो भी जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोविड के केस में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगले 10 साल के बाद में जो कोविड स्टार्ट हुआ था उसका एक मेजर चेंज आएगा। हर एक वैक्सीन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है और पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शन में ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि केस अभी भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। साल 2020 में जब कोरोना का नाम सामने आया था तब एक डर मन में पैदा हुआ था। लोगों ने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीन, डाइट और तरह तरह के ना जाने कितने टिप्स लोगों ने फॉलो किए होंगे कोरोना से बचने के लिए। लेकिन अब क्या? अब लोगों को लग रहा है कि कोरोना को हल्के में ले लेना चाहिए, या फिर अब कोरोना वो रूप नहीं दिखाएगा जो लास्ट 2020 में दिखाया था। हेलो, आप देख रहे हो thehealthsite.com का द हेल्थ साइट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। और आज हमारे साथ कोरोना पे बात करने के लिए मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप। वेलकम डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर, मतलब अब नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। पहले नॉर्मल कोविड-19 था, लेकिन अब JN., और NB, न जाने कितने सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ये हर वेरिएंट का अलग अलग खौफ होना चाहिए, या फिर हर एक नया वेरिएंट अपने आप में कुछ नए डिजीज या नए वायरस लेकर आता है? इन सब पे डिस्कस करने से पहले एक बेसिक करना, जस्ट 1-2 मिनट्स में अगर हम वायरस की नेचर समझे तो वो ज़्यादा इजी होगा आगे ये सब वेरिएंट्स को समझने के लिए। वायरस जो हम बात करें, जो मोस्ट कॉमन वायरस जो हेल्थ केयर से रिलेटेड, न्यूमोनिया से रिलेटेड है, जिसके सर्दी जुकाम के पेशेंट्स आते रहते हैं, जो ऐसे कहें कि हम पिछले 20 साल से हमारे साथ रहता आया है। आपने सुना होगा 2005 में, 2015 में एक सार्स वायरसेस के बारे में सुना होगा। उस टाइम में H1N1 हुआ था, इन्फ्लुएंजा बोलते थे हम उसे। तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस था जिसे हमने पहली बार जाना समझा। इन्फ्लुएंजा की हम हिस्ट्री की बात करें तो ये 2000 से है, 1900 से है। 1999 में इसके केसेस काफ़ी स्पाइक हुए थे। तो उसके बाद से पिछले 100 साल से इन्फ्लुएंजा हमारे साथ है। हर एक साल में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। मेजर चेंजेस 10 साल में आते हैं, 20 साल में आते हैं। तो इनको हम जो छोटे मोटे चेंजेस आते हैं उनको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। बड़े चेंजेस आते हैं जो 10 साल में आते हैं, उसमें वायरस पूरा अपना नेचर चेंज कर लेता है। अच्छा। लेकिन इनके सिम्टम्स वही होते हैं, फ्लू नॉर्मल इनके वाले। सिम्टम वही होते हैं। मैं कोरोना वायरस को इन्फ्लुएंजा से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। अच्छा। 2019 के जस्ट एंड में स्टार्ट हुआ था। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लास्ट 5 ईयर से हम अवेयर हैं कोविड के बारे में। तो पिछले 5 साल में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ना इन्फ्लुएंजा के बारे में, 10 साल में, 20 साल में एक मेजर चेंजेस होता है। तो कोविड के केस में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगले 10 साल के बाद में जो कोविड स्टार्ट हुआ था उसका एक मेजर चेंज आएगा। उसके बाद में ज़्यादा पेशेंट इन्फेक्ट हो सकते हैं। रही बात जो ड्रिफ्ट की बात कर रहा था मैं, जो छोटे मोटे म्यूटेशन होते रहते हैं, तो वो हर साल होते रहेंगे। कोई वायरस इतने सारे पेशेंट्स, पर्सन्स को इन्फेक्ट कर ले कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसके केसेस रिपोर्ट हो जाएं, तो एक तरह से देखा जाए तो वो वातावरण में ही फैल जाता है। फिर अगले साल उसका जो ड्रिफ्ट वाला नेचर होगा उसमें उसका एक नया वेरिएंट आएगा, अगले साल फिर आएगा, क्योंकि ये वायरस की नेचर है। हम चाहे प्लांट किंगडम की बात करें चाहे एनिमल किंगडम की, सब एक जीनोमिक से बने हैं। वायरस का जीनोमिक सबसे स्मॉल होता है। जितना स्मॉल होगा फिर वो जब मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपी करेंगे, ये बेसिक जेनेटिक्स होता है कि हमेशा जब भी कोई भी जेनेटिक स्ट्रक्चर जब मल्टीप्लाई करती है, आगे रेप्लिकेट होती है, उसमें एरर हो सकता है। तो जो जितने भी वेरिएशन है बेसिकली जेनेटिक एरर के कारण है और ये आते रहेंगे हमेशा।
तो अभी जो लेटेस्ट हम बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो ओमिक्रॉन जो लास्ट वेव आया था, जो लास्ट स्मॉल वेव था 2023 में भी हमने 2023 में भी एक वेव देखा, तो ये उसी वेव का एक सब टाइप चल रहा है। तो कहने की बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ें होती रहेंगी, आगे भी आती रहेंगी, बट अगेन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम डिजीज़ को समझें, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी वायरसेस है, तो सारे सिम्टम्स हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड, सर्दी जुकाम खांसी, इन्हीं से स्टार्ट होंगे। तो हम इन सिम्टम्स को समझ लें, वो आगे कैसे स्प्रेड होगा, कौन पेशेंट्स हाई रिस्क में है, बस वो समझना ज़रूरी है। नहीं तो अगर जैसे आपने ये तो ब्रीफ कर दिया, वेरिएंट्स ये नॉर्मल ही हैं, इन्फ्लुएंजा से आपने इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया, लेकिन बात अगर सिम्टम्स की करें तो एक नॉर्मल और एक कॉमन फ्लू से शुरू होता है, वो सर्दी जुकाम बुखार, और लेकिन क्या होता है कि जब वो बेसिक शुरू होता है ना, तो लोग कुछ भी घरेलू उपचार करके या कोई भी नॉर्मल सी दवाई लेके उसे ट्रीट करते हैं। लेकिन लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि ये कोविड वाले सिम्टम्स हैं और ये नॉर्मल वाले सिम्टम्स हैं? डिफरेंस कैसे करेंगे इसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड जुड़ा हुआ वायरस है। मींस हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस जो सर्दी जुकाम गला खराब जुकाम कोज करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मींस जो सांस में दिक्कत कोज करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसमें प्रॉपर न्यूमोनिया बन जाता है और हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो कोविड की बात करें तो कोविड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, चाहे 2020 हो, चाहे 2022 का वेव हो, चाहे ये रिसेंटली जो ओमिक्रॉन के सब टाइप्स जो सुनने में आ रहे हैं, 90% 90 क्या मोर देन 95% केसेस में ये सर्दी जुकाम के रूप में ही आता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम सीवियरिटी को कैसे असेस करें। आप जैसे कह रहे हैं कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है या कोविड है। ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम बता सके कि ये एक पर्सन है, इसको कोविड इन्फेक्शन के बाद में ये आईसीयू में एडमिट होगा, ये पेशेंट वार्ड में एडमिट होगा, या ये पेशेंट जस्ट नॉर्मल अपना रूटीन काम करता रहेगा, बस इसको सर्दी जुकाम होगा। तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है पर्सन की, कुछ केसेस में, कुछ कंडीशंस में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा। जो पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, जैसे कोई एजमेटिक पेशेंट है, किसी को सीओपीडी जिसको हम दमा बोलते हैं, जो स्मोकर्स लंग डिजीज़ है उससे अफेक्टेड है, या फिर लंग फाइब्रोसिस वगैरह। मैं सिर्फ यहाँ पे लंग से रिलेटेड ऑलरेडी ऑनगोइंग डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। उन पेशेंट्स में एक नॉर्मल सर्दी जुकाम भी थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि वो जो ऑनगोइंग कंडीशन चल रही है इस वायरस के कारण, एक तो वो अनकंट्रोल हो सकती है, और सेकंड बिकॉज हमारी स्ट्रक्चरल जो लोकल डिफेंस है, लंग्स का लोकल डिफेंस है, वो ऑलरेडी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उन पेशेंट में ये सर्दी जुकाम की जगह एक न्यूमोनिया के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो ऑलरेडी डिजीज़ पेशेंट है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने सिर्फ रेस्पिरेटरी स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिंक्ड है। सो आपका रेस्पिरेटरी डिफेंस ही पुअर है, तो फिर उस कंडीशन में आपको ज़्यादा ट्रॉमा होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड केसेस रहे, सेकंड ग्रुप ऑफ द पेशेंट वो रहते हैं जो नॉन रेस्पिरेटरी पेशेंट है, जैसे डायबिटिक हुआ, कोई पेशेंट जिसको लॉन्ग टाइम से डायबिटीज चल रहा है, अनकंट्रोल्ड है, हाई ब्लड प्रेशर जैसे आपने सही बताया, जिनको हार्ट डिजीज़ है, जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, जो कोई स्ट्रोक या लकवा के पेशेंट्स हैं, वो भी हाई रिस्क पेशेंट्स में आते हैं। सो उनको भी ऐसी कोई भी जब नई वेव आती है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर। तो अभी कोविड की वजह से जितने भी डेथ केसेस सामने आ रहे हैं, उसमें ये भी बोला जा रहा है वो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे थे। अब वो लंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज़ जैसे आपने बताया, और हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या हार्ट पेशेंट हो गया। तो ये जो पेशेंट हैं ऑलरेडी, और जिन्होंने 2020 में वैक्सीन ली होगी, तो क्या उनको ये नहीं लगा होगा वो वैक्सीन लेने के बाद कि अब आ गया कोविड तो चलो हमें कुछ नहीं होगा? मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, क्या उनमें भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, उनमें जो ऑलरेडी पहले से ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, और वो भी जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है?
तो क्या वैक्सीन ने अपना काम नहीं किया है या वैक्सीन वहाँ फेल हुई है कि हमने वैक्सीन लगवा ली थी अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है? नहीं, डेफिनेटली ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन ने अपना काम नहीं किया है। हम उस टाइम की बात करें, अगर हम है ना, जो भी बीइंग ए डॉक्टर हमें पता है कि उस टाइम क्या, हाँ, कितना पैनिक कंडीशन था। तो मैं सारा क्रेडिट वैक्सीन को ही देना चाहूँगा कि वैक्सीन ने डेफिनेटली कंट्रोल किया है। बट हर एक वैक्सीन का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, और पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शन में ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर बैक्टीरियाज की बात करें तो एक वैक्सीन का इफ़ेक्ट लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। जो हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में वैक्सीनेट करते हैं तो वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस दोनों के लिए करते हैं। तो जो बैक्टीरिया के वैक्सीनेशन होते हैं वो लाइफ लॉन्ग काम करते हैं। बट वायरसेस के केसेस में, जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि मोस्ट कॉमन जो न्यूमोनिया है वो इन्फ्लुएंजा से होता है। मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसको हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। कोविड अभी 5-6 साल से ही आया, नया है। हर साल हर महीने कुछ ना कुछ नए आर्टिकल्स पेपर आते रहते हैं। इन्फ्लुएंजा को हम अच्छे से जानते हैं, वो भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, तो उसका वैक्सीन हर साल लगाना होता है। हम रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है, यूरोपियन यूएस कंट्री रिकमेंड करते हैं, हर साल आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से वैक्सीनेट हुई। सेम लाइक कोविड वैक्सीन के लिए भी शायद इन फ्यूचर ऐसा कुछ रिकमेंडेशन आएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बूस्टर के लिए जो एजेड पेशेंट है, जो सीनियर सिटीजन्स है, मोर देन 60 क्रॉस कर चुके हैं, उनको बूस्टर के लिए भी अभी एनरोल किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। और उनको वो एक इंडिकेटेड पेशेंट ग्रुप है जिनको वापस से वैक्सीन लगाना चाहिए। तो अब रही बात कि सबको वैक्सीनेट होना चाहिए, तो ये अभी हम आईसीएमआर और इंडियन अथॉरिटीज़ पे छोड़ते हैं कि कब सभी पेशेंट्स के लिए वैक्सीनेशन मैंडेटरी होगा। तो जो छोटे बच्चे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है, मौसम बदलते ही बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो फ्लू भी हो जा सकता है, वायरल भी हो सकता है, तो क्या उन बच्चों में भी रिस्क ज़्यादा रहता है? डेफिनेटली हम कोई भी न्यूमोनिया या सीवियर रेस्पिरेटरी कंडीशंस में रिस्क फैक्टर में अगर डिवाइड करें तो एक होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिजीज़ बेस्ड रिस्क फैक्टर्स, है ना, जो कंडीशंस हमने डिस्कस की। दूसरा होता है एज बेस्ड रिस्क फैक्टर। तो जो भी पर्सन 5 साल से छोटा है या जिसने 60-65 ईयर क्रॉस कर चुका है, वो एज बेसिस पे रिस्क फैक्टर पे आता है, क्योंकि 5 साल से कम हमारा इम्यूनिटी प्रॉपर डेवलप नहीं होता, और आफ्टर 60 to 65 ईयर इम्यूनिटी रिलैक्स होना, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप और जीरियाट्रिक एज ग्रुप, सीनियर सिटीजन्स हमेशा रेस्पिरेटरी न्यूमोनियाज, वायरल न्यूमोनिया, बैक्टीरियल न्यूमोनिया के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं। हम हमेशा जो हमारे क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि आपको कोई भी ऑनगोइंग कंडीशन चल रही है, चाहे नहीं चल रही है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप न्यूमोनिया प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेट जरूर करवाइए। सेम लाइक शायद कोविड के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले। तो क्या कहते हैं, जैसे पहले जब कोरोना आया था तब एक डर का माहौल था। अब हर तरफ से ये कहा जा रहा है, आईसीएमआर भी ये कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल्ड हैं। लेकिन डे बाय डे केसेस सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, केरल में भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो क्या हमें डरने की ज़रूरत है वाकई में, या हमें प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी? प्रिकॉशंस तो हमें लेने ही हैं, लेकिन डर अभी भी डरने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि ये एक नया पैंडेमिक या एक मेजर स्पाइक का फॉर्म लेगा। ऐसा अभी ऐसे कोई साइन या ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई स्टेट्स हमें सिग्निफाई नहीं कर रहा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो भी पीछे हुआ उसे एक कुछ ना कुछ लेसन सीखना चाहिए। हमें पता है कि कुछ पेशेंट्स, कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट, वो चाहे कंप्लीटली टोटली हेल्दी भी रहो, उन पेशेंट्स में भी वायरल न्यूमोनिया, कोविड न्यूमोनिया पर्टिकुलरली होके वो आईसीयू में एडमिट हुए हैं। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो वार्ड में या अपना डे टू डे रूटीन अफेक्ट हुआ है। तो
मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि ऐसा कोई पर्टिकुलरली टेस्ट नहीं है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पेशेंट कितना सिक होगा। सो हमें पता है कि आसपास एटमॉस्फेयर में ऐसा वायरस है, तो हम जो भी पहले कोविड रिलेटेड बिहेवियर हमें सिखाया गया है उसको फॉलो करना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी हमें पैनिक करना चाहिए, कुछ ऐसा सीवियरिटी वाला स्टेज है। जस्ट अभी कुछ थाउजेंड्स में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और जो भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो सब माइल्ड केसेस हैं। कोविड से डेथ हुई है वो ऑलरेडी किसी न किसी कंडीशन से सफ़र कर रहे थे। हार्डली ऐसा कोई कुछ सेलेक्टेड केसेस देखने को मिले हैं जिसमें एक हेल्दी पेशेंट में कोविड ने इतना सीवियर रूप लिया और वो डेथ हो। ये मेरे ख्याल से ये जब कोविड आया था तब वो फर्स्ट वेव था, आई थिंक तब हमें ये देखने को कंडीशन एंड सिनेरियो अलग था, इसलिए अलग था क्योंकि ये नया टाइप का वायरस था, लोग इम्यून नहीं थे इससे, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेटेड नहीं थे। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास डेटा नहीं है बट हम अंडरस्टैंडिंग से बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब में सब एक बार एक इससे तो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो मीन्स हमारे अंदर उससे रिलेटेड इम्यूनिटी है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और इन्फेक्शन अगर हो गया तो हम सीवियरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये एटमॉस्फेयर में 5-6 साल से है। सो अभी कोई नया वेव आएगा भी, नया स्पाइक आएगा भी, कैसे सर्ज होंगे भी, तो बिकॉज हमारे अंदर इम्यूनिटी है, हम वैक्सीनेटेड हैं, तो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपके कहने का मतलब अगर हम समझें आसान भाषा में, तो जो ऑलरेडी किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं उनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, डेथ का भी। उनमें डेथ का भी, हॉस्पिटलाइजेशन का भी, हर चीज़ का। बिकॉज कोई ऑनगोइंग क्रॉनिक कंडीशन चल रही होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, बस ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो अब मैं जैसे कि समझ पा रही हूँ कि ये ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट्स हैं, मैं नाम बोल रही हूँ क्योंकि ये नाम तो नए नए नाम है, जैसे जिनमें से एक है LF.7, एक है XFG, और एक है JN.1, और एक है NB.1.8.1। तो इतने सारे वेरिएंट्स, इतने अलग अलग नाम, ये नाम आ कहाँ से रहे हैं? मतलब क्या हर नाम में एक नया वायरस छुपा हुआ है या हर नाम में एक नया डर है? देखिए, बेसिकली कोई बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसका एक जीनोमिक कोड होता है ना। हम कोविड की बात करें तो कोविड वायरसेस का जीनोमिक स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हमारा पूरा बॉडी सिस्टम बिलियंस ऑफ सेल से बना है ना, और वायरस बस उस एक सेल के बराबर है, इतना छोटा होता है वायरस। तो इसका जीनोमिक स्टडी में एक होता है अंदर का कोर और एक होता है आउटर स्ट्रक्चर। तो सपोज आपने जो लास्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसका हमारे पास जीनोमिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब उस नॉर्मल स्ट्रक्चर से कोई भी वेरिएशन होएगा, कोई भी डेविएशन होएगा, तो वो एक नया वेरिएंट के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा क्योंकि वायरस, मैंने जैसे बताया, वायरस का जीनोमिक अगर हमारे पास अवेलेबल है, हमारी बॉडी को पता है, तो हम उससे इम्यून है, वो हमें ज़्यादा हार्म नहीं कर सकता। जब जब उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे वो वायरस डेविएट करेगा तो उसमें कुछ नई स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। जैसे कोविड की बात करें तो कोविड में एक आउटर एनवेलप होता है, कुछ स्पाइक्स होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर चेंज होने से कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, जो मैं पहले भी बता रहा था कि 10-15 साल में ऐसा होता है कि कई बार वायरस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान नहीं पाता है। अच्छा। तो वो जो इम्यून डिफेंस था, जो कंट्रोल था, जो शील्ड थी, जो वैक्सीन की शील्ड थी, जो हमारी बॉडी डिफेंस की शील्ड थी, वो भूल जाती है कि ये कोविड वायरस ही है, कोरोना वायरस है। तो ऐसे कंडीशन में वो वायरस वापस से एक नए वायरस के रूप में काम करता है और हमें हमारे बॉडी के रूप में, बॉडी में सीवियर फॉर्म में स्प्रेड हो सकता है। तो जैसे लोग पहले कोरोना के टाइम पे बहुत सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख रहे थे, मास्क पहन रहे थे, भीड़ भाड़ वाली इलाके से में जाने से बच रहे थे, बाहर का खाना अवॉइड कर रहे थे, नॉनवेज अवॉइड किया था, बहुत सारी चीज़ उस टाइम पे सबने किया था। लेकिन अब जब कोरोना के केसेस बार बार आ रहे हैं,
और सब स्वास्थ्य मंत्रालय ये सब बताए जा रहे हैं कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना है, लोग फिर भी उसे लाइटली ले रहे हैं। ज़रूरी है, डराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जैसा कि आपने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को, हमारे हेल्थ साइट के ऑडियंस को ये बताएं कि कैसे आप खुद को बीमार होने से, बहुत बेसिक हैबिट से भी मतलब बेसिक हैबिट की मदद से कैसे आप खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। देखिए कोई भी नया हैबिट को जनरलाइज्ड करने में, पूरे इंडिया तक या पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने में, एजुकेट करने में समय लगता है। पहले की टाइम की बात है, आज की 30-40 साल पहले हम हैंड हाइजीन की बात करते थे सिर्फ, जब कोलरा के केसेस, हैज़ा जिसे बोलते हैं, उनके केसेस हुआ करते थे। बट धीरे धीरे हमने देखा कि सब लोग सीख गए हैं, सबको पता है खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, बाद में धोने चाहिए। सेम लाइक कोविड रिलेटेड बिहेवियर भी हम सीख जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिकॉज वायरस का ट्रांसमिशन कोविड का सरफेस से भी होता है और आपस में कम्युनिकेट करने से होता है। जैसे एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे तो हमारे ब्रीदिंग के साथ में वो स्प्रेड हो सकता है। तो जब हमें पता है कि कोई वायरस कैसे स्प्रेड होता है और उसका प्रिवेंशन हमें पता है, एक मास्क यूज करने से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें बस ये अवेयरनेस ही स्प्रेड करना है कि जब भी आपके एरिया में कोविड रिलेटेड केसेस के नंबर हाईली रिपोर्ट किए गए हैं तो आप मार्केट में जाएं, आप मेट्रो में जाएं, आप मूवी देखने जाएं। बिकॉज अभी ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का कोई रूल है नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केसेस अभी नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर में एक कोविड को एंडेमिसिटी बोलने से पहले। सो ऐसे में बस आप खुद अगर बीमार हैं, आपको सर्दी जुकाम है, तो बीइंग ए गुड सिटीजन ये होगा कि सबसे पहले आप मास्क पहनिए। आप ये सोचें कि मैं और किसी को स्प्रेड ना कर पाऊँ, इवन एटलीस्ट मेरे फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स को तो ना स्प्रेड करूँ, मेरे वर्किंग कलीग को स्प्रेड ना करूँ। सो किसी को भी सर्दी जुकाम है तो उसको खुद को मास्क पहनना चाहिए। आप किसी जैसे मैंने बोला, आप हेवी पॉल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे आप मास्क पहन के जाइए। प्रॉपरली हैंड हाइजीन जो पहले फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो जो ये छोटा मोटा वेव है उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में केसेस स्प्रेड नहीं होंगे तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स के नंबर कम आएंगे, हेल्थ पे बर्डन नहीं होगा, और अगर कोई छोटा मोटा वेव आता भी है तो हम उसे इजीली टैकल कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है या ये हॉस्पिटल में बेड पूरे फुल ऑक्यूपाई हो गए हैं। तो जो चीज़ें ब्रीदिंग से कम्युनिकेट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो उनका सबसे इजी सॉल्यूशन है वियर ए मास्क। आप बस मास्क यूज़ कीजिए, और अगर आपको लगता है आपको सर्दी जुकाम वगैरह ऐसे कुछ सिम्टम है, अगर आप हाई रिस्क में हैं, आप ऑलरेडी कोमोर्बिड कंडीशन में हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उस चीज़ के लिए अवेयर रहिए। आपके फैमिली मेम्बर से डिस्कस कीजिए और ख़ुद को आइसोलेट रखिए, मास्क यूज़ कीजिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डॉक्टर ने जैसे कि बताया कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और दूसरों की सुरक्षा भी आपके ही हाथ में, क्योंकि अगर आप सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखेंगे, मास्क पहनेंगे, और मतलब ये तो बहुत बेसिक हैबिट है जो कि आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, कोविड पर इतनी गहराई के साथ बात करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। थैंक यू डॉक्टर।